हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। मैं आपके लिए जो आज क्वेश्चन लेकर आई हूँ, एक तो ये 50 क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। और ये इस तरीके से है जैसे आजकल पैटर्न में पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, आप कहीं पे भी देख लीजिए यूपी के एग्जाम में इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि 5-5 क्वेश्चन एक तरीके के, और ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी को उधार देंगे जैसे कहते हैं ना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके 50 में से कितने ठीक आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपके लिए भी एक क्वेश्चन होता है, उसका भी आंसर जरूर कीजिए आप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स बताना है आपको पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, धर्मवीर भारती जी की, या फिर डी ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, इनका ये काव्य संग्रह था, इसमें इनकी 9 कविताएं हैं। चलिए आपको मैं 9 कविताओं के भी नाम बता देती हूँ। पहली है अध्यात्म फल, दूसरी है माया, तीसरी है जलद, चौथी है अंधविश्वास, पांचवी है तुम और मैं, छठी है जूही की कली, सातवीं है पंचवटी प्रसंग, और आठवीं है सच्चा प्यार, और नवीं जो है हमारी लज्जित, ठीक है फ्रेंड्स। होप सो आपको ये आया होगा समझ में, और याद रखिएगा कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। बादल को गिरते देखा है किसकी कृति है, ये आपको बताना है। ए केदारनाथ अग्रवाल की, बी भगवती शरण वर्मा की, सी रांगे राघव की, या डी ऑप्शन है हमारा नागार्जुन। तो जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो बादल को गिरते देखा ऑप्शन डी नागार्जुन जी की कृति है। तो फ्रेंड्स जो नागार्जुन है, इनकी और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि युगधारा हो गई, सतरंगी पंखों वाली, रत्न गर्भ, तालाब की मछलियाँ, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 3। नमक का दरोगा किस कथाकार की कहानी है? ए कमलेश्वर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी मोहन राकेश, डी भीष्म सहानी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने नमक का दरोगा जो है ये कहानी लिखी है। आपको तो पता ही होगा कितने बड़े ये कहानीकार थे और कितनी सारी कहानियां इन्होंने लिखी हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। मुक्तिधन, स्वर्ग की देवी, शंखनाद, मंदिर और मस्जिद, पूस की रात, प्रेम सूत्र, आखिरी मंजिल, अमृत और 2 बैलों की कथा, ये सारी इनके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1972 में समांतर कहानी का आंदोलन किसने चलाया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए कमलेश्वर, बी निर्मल वर्मा, सी अमरकांत, डी शेखर जोशी। जल्दी बताइए। ऑप्शन इसका ए राइट होगा, कमलेश्वर जी हैं जिन्होंने 1972 में समांतर कहानी का आंदोलन चलाया था। इस और क्या कहते हैं, इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। इनकी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जिन पर नाटक और मूवीज भी बनी है, जैसे कि चंद्रकांता हो गई, दर्पण हो गई, एक कहानी, मिस्टर नटवरलाल, आपको तो पता ही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर्मनाशा की हार किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो जो कर्मनाशा की हार है वो ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, बी जैनेन्द्र, सी शिव प्रसाद सिंह, डी काशीनाथ। जल्दी बताइए कर्मनाशा की हार किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, शिव प्रसाद सिंह जी की। इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि नीला चांद, धतूरे का फूल, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है और राग गुजरी। फ्रेंड्स मैं आपको ये इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, कहीं से क्वेश्चन आपके छूटे ना, ध्यान जरूर दीजिएगा मेरी बातों पर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए 5 अलग तरीके के। मुख्य रूप से संध्या कितने प्रकार की होती हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता है कितने प्रकार की होती है संध्या? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 5, 6, 3, 4, कितने प्रकार की होती है? संधि पढ़ी है तो आपको पता ही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। संधि को खंडित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो संधि को खंडित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए समास, बी संधि विच्छेद, सी विग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बता दो, इसका ऑप्शन बी राइट होगा, संधि विच्छेद ही तो कहलाता है। संध्यस्त शब्द के निर्माण में लिए वर्ण संयोग के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? जल्दी बताइए आप भी। ध्वनियों में परिवर्तन हो, ध्वनियों की अपरिवर्तित रहे, सिर्फ एक ही ध्वनि बदले, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, संध्यस्त शब्द के निर्माण के लिए वर्ण संयोज के साथ साथ ये भी ध्यान हमें देना इंपॉर्टेंट होता है कि ध्वनियों में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा थर्ड का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, 6, 8, 5। तो जल्दी बताइए कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, ठीक है। बताइए आपको कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण और वृद्धि और अयादि, आपको पता ही है ना, स्वर संधि के भेद हैं ये सारे। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी 5, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद्यार्थी में किस प्रकार की संधि? बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। तो फ्रेंड्स बता दूं, 5th का हमारा बी राइट होगा, ये हमारी दीर्घ संधि है, विद्यार्थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 तो नहीं, नेक्स्ट आ गया। अब ये छंद पूछ लिए हैं हमने, छंद और रस का कॉम्बिनेशन है।
चलिए ये कह रहा है कि छंद को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? ए पिंगल, बी रस, सी चरण, डी वाचक। तो फ्रेंड आपको बता दूं, वाचक और रस तो होने से रहा और चरण भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए, छंद को अन्य नाम से भी जाना जाता है। जिनको नहीं पता है उन्हें भी पता चल गया होगा। सेकंड, छंद के प्रमुख अंक कितने हैं? ए 3 है, बी 4 है, सी 5 है, डी 8 है। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए, मैं बताऊँ आपको, इसका ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, 8। कितने अंग हैं? 8 हैं। बता दूं, मैं आपको बता देती हूँ कितने कौन कौन से होते हैं। चरण या पाद पहला होता है वर्ण, दूसरा तीसरा मात्रा, चौथा यति, पांचवा गति, छठा तुक, सातवां गण और आठवां है लय। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद कितने प्रकार के बताए गए हैं? वर्ण और मात्रा के आधार पर जो छंद हैं बताएंगे आप हमें कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 10 प्रकार के। तो फ्रेंड्स आपको बताती हूँ, वर्ण और मात्रा के आधार पर जो छंद होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट होगा। ये 4 प्रकार के छंद आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं तो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप भी तो कीजिए अपने लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं 4 की बात। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है। तो ए निर्वेदत्वा शम, बी उत्साह, सी क्रोध, डी जिगुप्सा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे आप करेंगे, क्योंकि बहुत इजी सा आंसर है, आप करके बताएंगे मुझे शांत रस का स्थायी भाव। तो 3rd और 4th याद रखिएगा, छंद और रस में से। ठीक है, रस के प्रमुख तत्व कुल कितने होते हैं? तो रस के जो प्रमुख तत्व होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 4 होते हैं। जल्दी बताइए 5th का। ऑप्शन हमारा डी राइट है, ये हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स समास आपने पढ़े तो आंसर सामने आ गया होगा। क्या है? ऑप्शन हमारा डी राइट है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर नए बने शब्द को समास कहते हैं। ऑप्शन डी राइट है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। हिंदी व्याकरण में समास के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो हिंदी व्याकरण में समास के हमारे 2, 8, 6, 10 बताइए जल्दी कितने होते हैं? तो 6 प्रकार बताए गए हैं। पढ़ रहे होंगे तो पढ़ा होगा तो पता होगा कौन कौन से। तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। चलिए बात करते हैं 3 की। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विच्छेद होता है, विग्रह होता है, विस्तार होता है, संक्षेप होता है। पढ़ा है तो ऑप्शन पता चल गया, ऑप्शन डी हमारा राइट है। संक्षेप जो होता है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? ए उत्तर पद प्रधान होता है, बी पूर्व पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद में विशेष विशेष्य का संबंध होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास और डी है हमारा बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 5th का जो आंसर है वो हमारा सी होगा। ये हमारा कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास तो आप सभी ने पढ़े होंगे फ्रेंड्स, पढ़िए तभी आपके मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है लोकते और मुहावरे हैं। अपना रख पराया चख, कुछ भी आ जाता है तो बताइए क्या होगा? ए भेदभाव करना, बी दूसरे की वस्तु का उपभोग करना जबकि अपनी की सुरक्षा करना, ठीक है, सी चटोरा होना, डी भोजन पकाकर खाना। तो अपना रख पराया चख का अर्थ होगा दूसरे की वस्तु का तो यूज कर लेना और अपनी बचा कर रखना। होते नहीं बहुत से चालाक होते हैं कि यार दूसरे की खत्म हो जाए अपनी तो तब निकालेंगे, तो अपना रख पराया चख। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए क्या होता है? तुच्छ व्यक्ति अपनी जरा सी उपलब्धि पर इतराने लगता है, बी संभल कर ना चलना, अधिक बोलना, डी है अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। तुच्छ व्यक्ति अपनी जरा सी उपलब्धि पर, मतलब आधी गगरी और छलकी देखो कितनी जा रही, इतरा कितना आ रहा है, ठीक है, तो अपनी जरा सी उपलब्धि पर इतराने लगना। ऑप्शन क्वेश्चन 3 है अपनी करनी पार उतरनी क्या होगा? बुरे कार्य करना, बी साधुता दिखाना, सी किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, डी जैसा कर्म वैसा फल। तो फ्रेंड्स अपनी करनी पार उतरनी मतलब जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अकल का दुश्मन होना क्या होता है? मित्र होता है अकल का दुश्मन, महापंडित होता है या शत्रु होता है या महामूर्ख होता है? जो व्यक्ति महामूर्ख होता है उसे हम कहते हैं ये तो बिल्कुल ही अकल का क्या है? दुश्मन है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट होगा। अगर मगर करना क्या होता है? टाल मटोल करना, परेशान करना, बात ना मानना, छल करना। तो फ्रेंड्स अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना, कहते नहीं अगर मगर तो कर मत, मतलब टाल मटोल तो कर मत। दिए गए शब्दों के लिए विलोम शब्द आपको बताने यहाँ क्या है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट है मूक। मूक का मतलब होता है चुपचाप रहने वाला। तो ऑप्शन इसका विलोम क्या होगा? ए झूठ, बी मोना, सी वाचाल, डी वंचित। आप सबके सामने ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, वाचाल यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला।
आरंभ का विलोम क्या होगा? ए शुरुआत तो होने से रहा, क्योंकि ये तो आरंभ का मतलब ही शुरुआत होता है। बी कमी भी नहीं होगा। सी असत्य भी नहीं होगा। डी अंत। तो आरंभ का होता है अंत, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है कि आरंभ का हमारा अंत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपात्र का क्या होगा विलोम शब्द? कुपात्र, स्रोत, ओत या पात्रता। तो आपने पढ़ा होगा सुपुत्र का कुपुत्र होता है, तो सुपात्र का क्या होगा? कुपात्र होगा। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट होगा। अब पूछ रहा है ये आयोजन जो है इसका अपोजिट क्या होगा? विघटन होगा, वियोजन होगा, नियोजन होगा या योजन होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं आयोजन का अपोजिट जो होता है हमारा वियोजन होता है, तो फोर्थ का हमारा बी बिल्कुल राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं सत्कार। सत्कार करना किसी का, इसका अपोजिट क्या होगा? शाश्वत, दिव्य, तिरस्कार या उपकार। जल्दी बताइए क्या होगा फिफ्थ का हमारा? तो फिफ्थ का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा तिरस्कार। सत्कार करना किसी का, आदर करना, यानी कि तिरस्कार उसको बेइज्जत कर देना एक तरीके से। ठीक है, ये हमारे आगे हैं तत्सम तद्भव शब्द। बताएंगे आप परीक्षा कैसा शब्द है? ए तद्भव है, बी तत्सम है, सी देशज है, डी विदेशी है। जल्दी बताइए। तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। ये कैसा है हमारा? तत्सम शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं सेकंड की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तत्सम शब्दों का स्रोत है? तो फ्रेंड्स कल भी क्वेश्चन आया था तत्सम तत्सम में, मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, तो बताइए जल्दी। प्राकृत है, पाली है, हिंदी है, संस्कृत है। तो फ्रेंड्स सेकंड का हमारा डी राइट होगा। ये हमारी संस्कृत है जो तत्सम शब्दों की स्रोत है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नक्षत्र, अंटालिका और काट और अग्नि। तो बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। ठीक है, काठ जो है वो तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अशु, सर्प, सिलाई, ग्रह। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं अशु आंसू होता है, सर्प सांप होता है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ये क्या है? कौन सा शब्द जो तद्भव है? वो हमारा सिलाई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अमावस शब्द है कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है, देशज है। तो फ्रेंड्स अमावस तत्सम तद्भव देशी विदेशी शब्द जो वर्ड पढ़े होंगे आपको पता चल गया होगा कौन सा है। ये प्रॉपर तरीके से तत्सम नहीं है, तो ये कैसा है हमारा? अर्ध तत्सम है। तो ऑप्शन हमारा 5 का सी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की, ये भी आ जाते हैं, विज्ञान की डैश के कारण सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से होने लगा है। विज्ञान के किसके कारण? पहुंच के कारण, प्रगति के, संपन्नता के, उत्कर्ष के। तो फ्रेंड्स विज्ञान की प्रगति के कारण, तो ऑप्शन फर्स्ट का बी बिल्कुल राइट है, विज्ञान की प्रगति के कारण। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परिश्रम ही सफलता की पूंजी है। तो परिश्रम क्या है? सफलता की पूंजी। अरे मेरे मुंह से ही निकल गया, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट है। ठीक है, तिजोरी नहीं होगी, निशानी नहीं होगी, ना ही पूंजी होगी। सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया। परिश्रम ही सफलता की क्या होती है? जल्दी बताइए। डी ऑप्शन राइट होगा, कुंजी ही होती है। हाँ मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी फ्रेंड्स। परिश्रम सफलता की कुंजी है, पूंजी नहीं होती, सॉरी। ऑप्शन डी राइट होगा, पूंजी होती है ना, चाबी है। परिश्रम ही सफलता की चाबी जो है पूंजी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड की। बच्चों की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, निरुत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए। तो प्रतिभा को पहचानकर हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग तो आपको तो बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो रहे होंगे। ये इस अच्छे काम को करने के लिए डैश मुझे माता जी से मिली, क्या मिली? आदत मिली, सौगंध मिली, प्रेरणा मिली, ललक मिली। तो प्रेरणा मिलती है जब हम किसी को देखकर कोई काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट है यहाँ, प्रेरणा। ईश्वर की अनुकंपा से हमारे जीवन में यह दिन आया। तो ईश्वर की अनंत या अपार या अनन्य या असीम, तो उसे कहते हैं असीम अनुकंपा से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा 5 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है सही विकल्प का चयन करना है। ये वाक्य बता रहा है क्या है। ठीक है, वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई है, बी भाषा का सारांश है, सी भाषा की लघु इकाई है, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बता दूं जो वाक्य होता है वो भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई, मतलब ऐसी इकाई जिसके सभी शब्दों का सही अर्थ प्रकट हो रहा हो प्रॉपर वे में, तभी तो आपको पता चलता है कि सेंटेंस अच्छा ऐसे है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। सेकंड की बात करते हैं, सार्थक शब्दों में व्यवस्थित समूह कहलाता है। तो जब सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है क्या कहलाता है? वर्ण, शब्द, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका राइट होगा, आपने पहले पढ़ा ही था वाक्य। ठीक है, वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व निर्धारित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स 2, 3, 6, 8 बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स वाक्य के जो है हमारे 6 तत्व निर्धारित किए गए हैं। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकट और पदक्रम और अन्वय। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट हैं जो अनिवार्य तत्व किए गए हैं। ठीक है, निर्धारित किए गए हैं। चलिए निम्न में से कौन सा वाक्य अनिवार्य तत्वों में से एक है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम है, पदक्रम है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही चल गया होगा कौन सा वाला है। चलिए ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, इसमें से जो अनिवार्य तत्वों में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रविंद्र जाता है दिल्ली, इस वाक्य में किस तत्व का दोष है?
ए अन्वय, बी आकांक्षा, सी योग्यता, डी पदक्रम। आप देख सकते हैं रविंद्र जाता है दिल्ली, जो सेंटेंस है ये, जो हमारा वाक्य ये गलत है। क्यों? किसकी वजह से? ऑप्शन डी की वजह से। पदक्रम जो है उसका वो सही नहीं है, इस वजह से ये दोष है, इसमें गलत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाक्यांश के लिए किए गए शब्दों में जो सही शब्द का चयन करिए। वन वर्ड वाले आंसर करना है आपको। जिसके पार देखा जा सके, बहुत ईजी है। पारंगत, दर्शनीय, दृष्टि है, पारदर्शी। तो फ्रेंड्स जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या होता है? पारदर्शी ही होता है। ठीक है, पारदर्शी होता है। ईश्वर जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं? जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आस्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, साधक कहते हैं, सर्वव्यापी। कल बताया था ईश्वर में विश्वास न करने वाला नास्तिक होता है, तो इसका अपोजिट आस्तिक होगा। फ्रेंड्स ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है उसको क्या कहते हैं? ए पार्थिव, बी प्राकृतिक, सी वसुंधरा, डी लौकिक। आप कंफ्यूज हो जाएंगे सिर्फ पढ़कर, बहुत से वसुंधरा भी करेंगे, पार्थिव भी करेंगे। फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारा पार्थिव होगा। जब लास्ट टाइम होता है तो बॉडी को कहाँ पृथ्वी जमीन पर लिटा देते हैं, तो उसे कहते हैं पार्थिव कहते हैं ना। तो होप सो आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्थिक या व्यर्थ बोलने वाला क्या होता है? बहुभाषी होता है, दुभाषी होता है, वाचाल होता है, गवाश होता है। दुभाषी तो होने से रहा, क्यों? व्यर्थ ही तो बोल रहा है, खराब थोड़ी ना बोल रहा है। तो सीधा सीधा क्या है? वाचाल ही तो है, ज़्यादा बोलने वाला, व्यर्थ में बोलने वाला। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है क्या होगा? ए किन्नर, बी स्त्रीण, सी नारित्व, डी साधवा। तो फ्रेंड्स आधे बच्चे इसमें किन्नर करेंगे। क्यों? जरूरी नहीं है जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का होता है उसे किन्नर कह दे, नहीं, उसको कहते हैं बी। ऑप्शन बी राइट होगा, स्त्रीण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की, आप भी बताइएगा। और थैंक यू बहुत, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। थैंक यू।